बाबा साहब ने संविधान में एक विशेष हथियार डाला था, अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340। इस अनुच्छेद में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना होगा, जो इस समाज की हालत का सर्वे करेगा और इन्हें शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन दिलाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 1951 में बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। स्कूलों में और व्हाट्सएप पर आपको बताया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल के लिए दिया था। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब के इस्तीफे का वो ओरिजिनल रेजिग्नेशन स्टेटमेंट है, जरा कभी उसे गूगल करके पढ़िएगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया था। उन्होंने संसद में कहा था कि मैं इस सरकार से इसलिए भी इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि ये सरकार आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्गों, ओबीसीज के लिए आयोग बनाने में आनाकानी कर रही है और उनके हक को दबा रही है। जरा सोचिए, जो इंसान इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी समाज के लिए देश के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर लात मारकर चला गया, आज उसी ओबीसी समाज का युवा अनजाने में बाबा साहेब की मूर्तियों पर उंगली उठाता है। मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, अगर बाबा साहेब ने उस दिन संविधान में वो आर्टिकल 340 नहीं लिखा होता तो बाद में ना कोई काका कालेलकर आयोग बनता, ना कोई मंडल कमीशन आता और ना ही आपको वो 27% आरक्षण मिलता, जिसके दम पर आज आप सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम ने, इस फूट डालो और राज करो की राजनीति ने आपको ये कभी नहीं बताया। उन्होंने एक यादव को, एक गुर्जर को, एक कुर्मी को यह समझाया और आप आपस में लड़ते रहें। जिस दिन इस देश का ओबीसी युवा यह बात समझ जाएगा कि उसके हक की पहली लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी, जिस दिन एक पिछड़ा और एक दलित अपने इस साझे इतिहास को समझकर एक साथ खड़ा हो जाएगा, यकीन मानिए उस दिन के बाद इस देश में किसी भी वर्ग का हक छीनने की हिम्मत किसी भी सिस्टम में नहीं होगी। इसीलिए जातियों के इस बंटवारे से बाहर निकलिए, अपने असली इतिहास को पढ़िए और अपने हक के लिए बाबा साहब के उस आर्टिकल 340 की ताकत को पहचानिए।